नमस्कार, मैं डीके मंडल पीजीटी कॉमर्स झारखंड से हाउ टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स टॉपिक पर एक छोटा सा लेसन देने जा रहा हूं। कंज्यूमर अवेयरनेस के तहत आजकल अक्सर ये पाया जाता है कि कंज्यूमर्स को किसी न किसी तरह से ठगा जाता है और कंज्यूमर्स इस तरह से कैसे ठगे जाते हैं, इसके क्या कारण हैं। तो सबसे पहले हमें एक रैशनल कंज्यूमर के नाते जब भी किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो हमें देखना चाहिए कि उस प्रोडक्ट की कीमत क्या है, जिसे एमआरपी कहा जाता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। साथ ही साथ उस प्रोडक्ट की डेट ऑफ एक्सपायरी को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। इन चीजों के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई सामान हम खरीदते हैं तो दुकानदार से हम यह कहें कि आप हमें पक्का बिल दें। जैसे ये एक बॉटल है पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर। जब हम कभी ट्रेन से सफर कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि उस बॉटल की जो एमआरपी होती है, जैसे इसमें देखिए कि ₹30 थी, इस एमआरपी को उन्होंने ओवरलैप करके ₹35 कर दिया है और वो वेंडर हर कस्टमर से ₹35 इस पानी के बोतल का कीमत लेता है, जबकि इसकी कीमत केवल ₹30 होने चाहिए थे। तो इस तरह से वो हमें अर्थात एक कस्टमर को चीट कर रहा है। तो हर कस्टमर का ये दायित्व बनता है कि वो कहें कि भाई इसकी कीमत तो केवल 30 है, हम 35 क्यों पे करें इसके लिए। उसी तरह से जैसे देखिए हमारे पास में एक डायग्राम है, इस डायग्राम में एक पैकेज्ड पनीर है। इस पनीर में की कीमत है ₹50 और इसका वेट है 200 ग्राम। इसके साथ साथ हमें इसकी डेट ऑफ एक्सपायरी पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यह पनीर जो 5 अगस्त को बना है, केवल 10 दिन तक ही इस पनीर को बेचा जा सकता है, लेकिन यह पनीर 10 दिन के बाद भी मार्केट में बिक रहा है। तो हमें अर्थात एक कंज्यूमर को यह ध्यान देने की बात है कि अगर ये पनीर 10 दिन के बाद की है तो हम उसे परचेज ना करें। एक तो इस पनीर को खाने से बीमारी हो सकती है और दूसरी कि एक आपकी वायलेशन है, आपके इंटरेस्ट की वायलेशन है। तीसरी बात जो हम बिल के संबंध में कह रहे थे कि देखिए इसमें एक बिल का प्रोफार्मा बना हुआ है। उसमें क्या है कि एक जनरल स्टोर है, इनके पास में बिल का प्रोफार्मा होगा। किसी भी सामान को अगर आप परचेज करते हैं तो उनसे कहिए कि आप पक्का बिल हमें दें और उस बिल पे उस दुकानदार का सिग्नेचर भी होगा। साथ ही साथ इस बिल पेपर पे 10 नंबर भी होता है, डेट भी होती है और जो सामान आपने खरीदी है वो स्पष्ट अक्षरों में लिखे होने चाहिए और कुल कीमत और साथ ही साथ वैट लगे होंगे उसमें। और उसके बाद आप बिल लें ताकि अगर आपको बाद में कभी कोई परेशानी होती है तो आप उसे एक्सचेंज कर सकते हैं, उसकी शिकायत भी आप कंज्यूमर फोरम में कर सकते हैं। एक और बात मैं बताना चाहता हूं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी गारंटी या वारंटी पेपर्स भी हमें मिलते हैं। अगर आपको वो गारंटी पेपर या वारंटी पेपर नहीं देते हैं तो फिर से आप जब भी वो वस्तु खराब होगी तो आप उसे एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी आप सामान को खरीदते हैं तो उनसे कहिए कि वो आपको पक्का बिल के साथ साथ गारंटी या वारंटी पेपर जिसमें कि स्टैंप और उनका सिग्नेचर हो, उसे आप जरूर लें ताकि उस सामान को आप खराब होने पर रिप्लेस या ठीक करा सकते हैं। थैंक यू।
Hello students, last time we discussed geography as a discipline in which we talked about why should we study geography, what geography is and what is it concerned about. Besides, we also talked about the relationship of geography with other disciplines. Today we'll be talking about different branches of geography. There are two main approaches to study geography. One is the systematic approach and other is the regional approach. The systematic approach was developed by Alexander von Humboldt, a German geographer, and the regional approach was also developed by a German geographer, Karl Ritter. These two approaches are the ways to study different aspects of branches of geography. Now, if we have a look at this diagram, you can see that the branches of geography based on the systematic approach are physical principles or philosophy of geography, methods and techniques of geography, and human geography. Now, so far as the classification is concerned, how we basically do in systematic and how is it different from that of regional geography is that in the systematic approach, a phenomena is studied world over as a whole, and then identification of typologies or spatial patterns are done. In the regional approach, the world is divided into different regions at different hierarchical levels, and then all the geographical phenomena in a particular region are studied. If we come back to this diagram, the branches of geography based on the systematic approach are physical geography, and the aspects which we study here, you can see one is geomorphology, climatology, hydrology, and soil geography. In the principles and philosophy of geography, we study about geographical thought, human ecology, land and human interaction is part of human ecology here. In the human geography, which is the other facet of based on the systematic approach, we have social and cultural geography, population and settlements, and economic geography. There is historical and political geography as well. In the population and settlements, we talk about the rural and urban geography, and in the rural and urban as well, we have different aspects, for example, migration and other aspects of the human nature. There are also methods and techniques by which we study geography, which we say are the cartography and the field techniques. So far as physical geography is concerned, it is mainly devoted to study of geomorphology, which we study landforms, their evolution, how they are related to the processes of their evolution. For example, if we see mountains, how they have evolved over a period of time. Then there is climatology, in which we study about the structure of the atmosphere, the elements of weather and climate, and climatic types world over, and how one region climatically differs from the other. There is also the other branches which we study in the physical geography is hydrology, which is concerned about the realms of water, and soil geography, which is devoted to the processes of soil formation. So far as human geography is concerned, human geography mostly considers the social and cultural geography, which encompasses the study of the society and its spatial dynamics. Population and settlement geography is studies
population growth, distribution, density, sex ratio, migration, occupational structure, and settlement geography studies about the characteristics of rural and urban settlements. In the economic geography, which is also part of human geography, we study about the people, their trades, agriculture, industry, tourism, and other aspects. These all aspects take us to the other facets of geography as well. If we have a close look at other diagram, here we talk about the branches of geography based on regional approach. In that we see regional studies, regional development, regional analysis, and regional planning. In the regional planning we have country and town planning, and in the regional studies we can have studies at different levels: micro, meso, and the macro level. These all aspects are covered in different. So far as the branches of geography are concerned, on the regional approach, we have these things in our mind. And the most important thing is the field survey methods which we use in geography to study with respect to techniques, and we have GPS and remote sensing techniques which help us to analyze the geographical phenomena. So let me sum up today. What we have studied is the different branches of geography. It depends on the approaches we use for study of geography. The main approaches are systematic and regional approaches, and on the basis of that, different branches of geography have been enumerated.